हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में रूसो के प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका शीश काट दिया गया है। इस बात का अध्ययन करेंगे। मतलब रूसो के संप्रभु की तुलना हम हॉब्स के संप्रभु से करेंगे। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम उल्लेखनीय है। इन्हें राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन तथा मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह तार्किक रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय हॉब्स, लॉक और रूसो को प्राप्त है। मतलब तीनों सामाजिक समझौता संबंधी विचारक है। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता संबंधी विचारों के माध्यम से संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे निरंकुश प्रभुसत्ता कहते हैं। वही लॉक सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और रूसो जन प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट हैं और जिन्हें पढ़ने से हमें समझ आ जाएगा कि हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्ता, लॉक सीमित प्रभुसत्ता और रूसो जन प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करता है। ऐसा कहा जाता है कि हॉब्स के निरंकुश प्रभुसत्ता और रूसो का जन प्रभुसत्ता की विशेषताएं लगभग समान हैं। ऐसी स्थिति में हॉब्स की भांति रूसो के राज दर्शन में भी निरंकुशतावाद के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। हॉब्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में अपने सामाजिक समझौता संबंधी चिंतन का प्रतिपादन किया है। हॉब्स इसका प्रयोग प्राकृतिक दशा की अराजकता और मत्स्य न्याय का अंत करने की दृष्टि से मनुष्य द्वारा किए गए समझौते से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति के लिए करता है। किसका प्रयोग? लेवियाथन का, जो कि एक समुद्री राक्षस है। उसने अपने ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाला एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। जैसे कि हमने देखा था कि हर व्यक्ति अपने समस्त अधिकार लेवियाथन रूपी महामानव को सौंप देगा। लेवियाथन में हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ करता है। वह मनुष्य को एक स्वार्थी, भयग्रस्त प्राणी के रूप में देखता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मनुष्य के तीन कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है: प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति की लालसा। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि मनुष्य में तीन कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कौन कौन से? प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति की लालसा। तो हॉब्स के समय में क्या था? माइट इज़ राइट। जिसको जो चाहिए उसको वो चाहिए था, चाहे उसके लिए उसको किसी को जान से मार देना पड़े। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध लड़ाई की स्थिति है। प्राकृतिक अवस्था में कतिपय प्राकृतिक नियमों का भी मनुष्य पालन करते थे। हॉब्स ने विभिन्न प्रकार के 19 नियम गिनाए हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं कि व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना के लिए तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सब अधिकारों का त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, बशर्ते कि अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए तैयार हो। जैसा कि हॉब्स ने अपने समझौते सिद्धांत में बताया था, व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए और अगर आपने समझौता किया है तो उसका आपको पालन करना होगा। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु एक बाध्यकारी शक्ति का अभाव था, जिससे सभी व्यक्ति उनका पालन नहीं कर पाते थे। तो ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता या अनुबंध करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय से शपथ लेता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति को या इस सभा को इस शर्त पर देता हूँ कि उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इस प्रकार अपने सब अधिकार उसे देगा और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करेगा। मतलब सब व्यक्ति अपने सभी अधिकार उस संप्रभु को सौंप देते हैं। हॉब्स के समझौते के परिणाम स्वरूप ऐसा स्पष्ट झलकता है कि वह राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान कर देता है और उसके द्वारा व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेश का पालन करना अनिवार्य है।
संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि और ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हॉब्स की जो प्रभुसत्ता की विशेषता है वो है अपरिमितता, असीमितता और निरपेक्षता। हॉब्स का लेवाथन अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है। उसका उद्देश्य आदेशी कानून है। जैसा कि हमने कहा था, सबने अधिकार अपने लेवाथन को सौंप दिए तो लेवाथन तो निरंकुश होगा ही। तो संक्षेप में उसके राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व अत्यंत प्रबल रूप से दिखाई देते हैं और वो अपने राज्य के मनुष्यों को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवाथन की दासता के पाश में जकड़ देता है। मतलब व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार लेवाथन को दे दिए, अब व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है। वहीं लॉक में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार रहेगा। तो उसके राज्य में मनुष्यों की स्थिति लेवाथन रूपी चरवाहे द्वारा हाँके जाने वाले पशुओं के रेवड़े जैसी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हॉब्स एक निरंकुश शासन की स्थापना करता है जिसमें सभी अपने अधिकारों को लेवाथन को सौंप देते हैं। अब आता है रूसो की सामान्य इच्छा अथवा रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व। तो अभी तो हमने देखा था हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावादी तत्व। अब हम देखेंगे रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावादी तत्व। तो राजदर्शन में रूसो को स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, जन संप्रभुता और लोकतंत्र का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। किंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा जन संप्रभुता का समर्थन करते करते उसका चिंतन निरंकुशतावाद में परिवर्तित हो जाता है। रूसो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप और आदर्श बर्बर बताया है और उसे नैतिकता के विचारों से रहित सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी कहा है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। इस अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, संपत्ति और परिवार से रहित था। उसका उदात्त जीवन वंचर जैसा था, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। संपत्ति जब अस्तित्व में आई तो प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति समाप्त हो गई। धनी निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। अमीर गरीबों पर, निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों के अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ हो गया। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो ने कहा है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। रूसो के सामाजिक समझौते के सामान्य इच्छा पर आधारित संप्रभु संपन्न समाज की स्थापना होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि अखंडता, अदेयता, सर्वोच्चता, स्थायित्व, निरंकुशता आदि। तो डाइड ने कहा है कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा आज रूसो की सामान्य इच्छा और रूसो के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व। अब हम देखते हैं रूसो और हॉब्स के निरंकुशतावाद में जो अंतर है। हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है, जबकि रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पर आधारित है। हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि रूसो का समस्त जनसमुदाय। हॉब्स के समझौते से एक यांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, जबकि रूसो के समझौते से एक आंगिक राज्य की स्थापना होती है। हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी स्वयं होता है, परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि निर्माता होता है। हॉब्स के संप्रभु पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, परंतु रूसो की सामान्य इच्छा के लिए उसका न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब वह सार्वजनिक कल्याण की भावना से
कार्य करें।